हिंदी कहानी यूनिट 7 में आज हम पढ़ने वाले हैं चीप की दावत। चीप की दावत जो कि 20 में कहा साहनी जी के द्वारा लिखी गई है। वही 20 में साहनी जिन्होंने अमृतसर आ गया नामक कहानी लिखी थी जिसको हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसको जाकर के ज़रूर पढ़ लेना, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाई गई है। और चीप की दावत को भी हम उसी प्रकार पढ़ेंगे क्योंकि कहाँ से क्या पूछ लिया जाए नहीं कह सकते। तो गद्य विधाओं को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके अच्छे सॉल्व हो जाते हैं। तो चलते हैं कहानी की तरफ। अगर आप नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना, हाइप कर देना और शेयर कर देना। 1 सेकंड का समय लगता है इन सारी चीज़ों में, ठीक है? जबकि हमें एक क्लास बनाने में कम से कम 5-6 घंटे का टाइम लग जाता है। तो चलते हैं आगे। चीप की दावत नामक कहानी भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखी गई है, सबसे पहले ये याद रखना। और ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई कहानी है, ठीक है? ये जो कहानी है वो व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। 1956 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी, जिसे पहला पाठ नामक कहानी संग्रह में 1957 ईस्वी में संकलित किया गया था। यानी कि 1956 में ये कहानी पहले प्रकाशित की जा चुकी थी सिंगल रूप में और फिर बाद में पहला पाठ नामक जो कहानी संग्रह है उसमें इसे संकलित किया गया था 1 साल बाद 1957 में। इस कहानी संग्रह में कुल 15 कहानियाँ संकलित हैं। यहाँ पर 15 कहानियाँ शायद मैंने नहीं लिखी हैं, ठीक है? लेकिन 15 कहानियाँ इसमें संकलित हैं। भीष्म साहनी जी की जो कहानियाँ हैं, वो मैं ऊपर आपको बहुत सारी कहानियाँ बता चुकी हूँ। पहला पाठ साहनी जी का दूसरा कहानी संग्रह है, ठीक है? ये ध्यान रखना है जो पहला पाठ कहानी संग्रह है, वो दूसरे नंबर का है। पहला कहानी संग्रह है इनका भाग्य रेखा। भाग्य रेखा किसका है? भीष्म साहनी जी का है, पहला कहानी संग्रह है। चीप की दावत कहानी को अब हम थोड़ा लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे। आज मिस्टर सामनाथ के घर चीप की दावत थी। सबसे पहला नाम इसमें आता है मिस्टर सामनाथ का। मिस्टर सामनाथ के घर पर चीप की दावत थी। चीप किसको बोलते हैं? चीप यहाँ पर तो हम यही कहेंगे कि ये गेस्ट थे एक, है ना? गेस्ट यानी कि इनके बॉस थे। बॉस, ठीक है? चीफ यानी कि मुखिया को बोलते हैं, प्रमुख जो होता है। तो मिस्टर सामनाथ का जो बॉस था उसकी दावत घर पर सामनाथ ने रखी हुई थी। सामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत नहीं थी। यानी कि दोनों घर की साफ-सफाई में और सारी चीज़ों में लगे हुए थे। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुँह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूँकते हुए चीज़ों की फ़हरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। यानी कि घर में साफ-सफाई लगी हुई थी। आखिर 5 बजते-बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज़, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुँच गए। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया गया था। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। जैसा कि मोस्टली जो मिडिल क्लास के या फिर निम्न वर्ग के लोग जो करते हैं, है ना? इधर-उधर जिनका ज़मीन मतलब घर छोटा होता है और जब कोई मेहमान आने वाला होता है, तो इस तरह क्या है कि साफ-सफाई चाहे कितनी भी साफ-सफाई हो लेकिन उस वक़्त थोड़ी बहुत करनी ही पड़ती है ना? तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई कि माँ का क्या होगा? ठीक है? अचानक से सामनाथ को एक चिंता सताने लगी कि माँ का क्या होगा क्योंकि बूढ़ी माँ थी। इस बात की ओर ना उनका और ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, "माँ का क्या होगा?" श्रीमती काम करते-करते ठहर गई और थोड़ी थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, "इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएँगी।" है ना? तो श्रीमती ने क्या जवाब दिया कि इनकी सहेली का जो पीछे घर है ना? वहाँ भेज दीजिए, रात भर हो सके तो वहीं रह लेंगी, ठीक है? कल आ जाएँगी। सामनाथ सिगरेट मुँह में रखे सिकुड़ी आँखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, "नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना-जाना यहाँ फिर से शुरू हो जाए। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था।" यानी कि सहेली के घर से आना-जाना माँ का उन्होंने बंद करवा दिया था और वो उन्हें लगा था कि अगर अब भेज देंगे तो दोबारा से शुरू ना हो जाए। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएँ। मेहमान कहीं 8 बजे आएँगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर अचानक से श्रीमती बोल उठी, जो वे सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएँगे। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें। मैं बाहर से ताला लगा दूँगा या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोएँ।
सोए नहीं, बैठी रहे और क्या। ठीक है, सोएँगी तो खर्राटे लेंगी, इसलिए बैठी रहेंगी तब तक। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। भला एक बेटा है जो अपनी ही पत्नी से कह रहा है कि तुम अच्छा का रहता, भाई के पास जा रही थी, तुमने ही उसे रोक लिया। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे, यह मौका बहस का नहीं था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जाकर खड़े हो गए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का दिल भी धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। मतलब एक बेटे ने ये नहीं कहा कि अगर मांस मछली, मतलब माँ अगर नहीं खाती है खाना तो उसके लिए कुछ शाकाहारी बना दिया जाए। मतलब यहाँ पर उनको खाना भी नहीं दिया जाता था। आगे, अच्छा बेटा, और माँ, हम लोग पहले पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। खर्राटे लेना मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठूं नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी। कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती, उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली और खुदा खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी ये खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो हैं वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूंगी। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। मतलब उन्हें ऐसा था कि उनके बॉस पर कोई भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खुंटियां कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया, मतलब अगर सामनाथ की मुलाकात माँ से हो गई तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़ जाए। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोला, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देख लूं। मतलब चलिए आगे देखते हैं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गईं। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लग गया तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे, पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां वूड़ियां हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। मतलब ये जो एक लाइन है ना, ये एक लाइन मतलब एक माता-पिता की उस मजबूरी को दर्शा रही है कि सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बेच दिए और आज वही बेटा क्या कर रहा है अपने माँ माँ के साथ में, है ना? तो चलिए आगे देखते हैं, मेरी तो आँखें भर आई है। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा।
तिनक्कर बोले, "यह कौन-सा राग छेड़ दिया? आज मैं आपको कह रही हूँ कहानी पढ़ते हुए, आप चाहे कितना भी पढ़ लिख लो, अगर आप अपने माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं कर पाए, उन्हें सुख नहीं दे पाए ना, तो आपकी सारी पढ़ाई, सारा पैसा, सारी दौलत, सारी शोहरत सब कुछ बेकार है। तो इसीलिए कभी भी श्यामनाथ की तरह मत बनना, हमेशा ये श्रवण कुमार बन के दिखाना।" यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, "यह कौन-सा राग छेड़ दिया माँ? सीधा कह दो, नहीं है जेवर। बस, इससे पढ़ाई-वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, निरा लड़ूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना।" अरे लेगी कब माँ, है ना? माँ का कुछ पता है क्या किस दिन चली जाए? मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी? मेरे मुँह से यूँ ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। या 5:30 बजे का टाइम हो चुका था शाम के। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, "माँ, रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकलें और कोई बात पूछें, तो ठीक तरह से बात का जवाब दे देना। मैं ना पढ़ी, ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी? तुम कह देना, माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है, वह कुछ नहीं पूछेगा।" 7 बजते-बजते माँ का दिल धक-धक करने लगा। माँ डर रही थी अंदर ही अंदर, 7 बज चुके थे। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देंगी? अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी, यह तो अमरीकी है। ठीक है, जो चीफ था वो कहाँ का रहने वाला था? तो अमेरिका का रहने वाला था, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? इस बात का इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी? चुपचाप कुर्सी पर से टाँगें लटकाए वहीं बैठी रहीं। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट नहीं थी, कोई अड़चन नहीं थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आ गए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट भी पसंद आई थी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात-बात पर हंसती, बात-बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी कोई पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते-पिलाते 10:30 बज गए। उनका जो पार्टी थी वो 10:30 बजे तक चलती रही, वक़्त गुज़रते पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग अपने-अपने आखिर सब लोग अपने-अपने गिलासों में से आखिरी घूँट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे-आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुँचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे उनकी टाँगें लड़खड़ा गईं और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी हुई थी, जैसे कि बेटे ने आज्ञा दी थी, बिल्कुल वैसे के वैसे माँ बैठी हुई थी, मगर दोनों पाँव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थी। यानी कि माँ बैठी तो कुर्सी पर थी, लेकिन वो सो रही थी, है ना? क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और माँ बेचारी क्या ही करती खाली बैठे-बैठे। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता, तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती, तो सिर फिर दाएँ से बाएँ झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक गया था और माँ के झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त-व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रोधित हो उठे बहुत ज्यादा। बेटे को गुस्सा आ गया। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें, मगर ऐसा करना संभव नहीं था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े हुए थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर, है ना? मतलब उनके हंसने पर जो चीफ था उसने कहा पुअर डियर,
है ना? मतलब ये बहुत अच्छी बात नहीं है इस तरह से हँसना, ठीक है? चीप माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। माँ ने जैसे ही उनकी आवाज़ें सुनी, तो हड़बड़ा करके उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ही नहीं बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और ज़मीन को देखने लगी। उनके पाँव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उँगलियाँ थर-थर काँपने लगीं। "माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी?" और खिसियाई हुई नज़रों से सामना चीप के मुंह की ओर देखने लगे। मतलब बेटा अब यहाँ पर भला बन रहा था कि तुम जा करके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? चीप के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वह वही खड़े-खड़े बोले नमस्ते। मतलब माँ जी को नमस्ते करने लगे। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी नहीं कर पाई। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। खिन्न यानी कि नाराज, गुस्सा, उदास। इतने में चीप ने अपना दायाँ हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ हाथ मिलाओ। चीप बूढ़ी माँ से कहने लगा, माँ हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएँ हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायाँ हाथ ही साव के दाएँ हाथ में रख दिया। सामनाथ दिल ही दिल में जल पड़े क्योंकि अब सीधा हाथ नहीं मिलाया। देसी अप्सरों की स्त्रियाँ खिलखिलाकर हँस पड़ी, है ना? ये देसी अप्सरों की स्त्रियाँ ही ऐसा कर सकती है, जो जितने ज़्यादा पढ़े-लिखे और जितने उच्च वर्ग के लोग होते हैं ना, उतने ही ज़्यादा नॉर्मल भी और उतने ही ज़्यादा वो कहीं न कहीं चीज़ों को समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, है ना? यूँ नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायाँ हाथ मिलाया जाता है, दायाँ हाथ मिलाओ। सामनाथ कहने लगा, मगर तब तक चीफ माँ का बायाँ हाथ ही बार-बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू? कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मतलब सामनाथ उसे समझा रहा था, इंग्लिश बोल रहा था चीफ तो, है ना? अमेरिकन था, लेकिन उसका बेटा उसे समझा रहा था कि कहो माँ, मतलब माँ कह दो कि मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई, माँ कहती है मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू? माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू मतलब इस तरह से उसने भी क्या जो जैसे वो बोल रहा था अमेरिकन, तो माँ को लगा मुझे भी ऐसे ही बोलना है, वो भी बेचारी ऐसे बोलने लगी, अनपढ़ थी, एक बार फिर कह-कहा उठा मतलब और जो स्त्रियाँ थी वो फिर से हँसने लगी। वातावरण हल्का होने लगा, साहब ने स्थिति सँभाल ली थी, लोग हँसने-चेखने लगे थे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ-कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली हैं, उम्र भर गांव में रही हैं, इसलिए आपसे लजाती हैं। साहब इस पर खुश नजर आए, बोले सच, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं, तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीप खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है? वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है क्या? मतलब सामनाथ कहने लगा, साहब ने इतना रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है? वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो तो दो पत्थर अनारा दे। मतलब ये गीत भी बता रहा है बेटा, है ना? देसी देसी अफ़सर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ, इसके बाद हाँ या ना सवाल ही नहीं उठता था। माँ बैठ गई और छीन दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। गीत कौन सा गाया था? ये गीत जो आते हैं आपके किसी भी गद्य विधा में, वो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? पूछ लिए जाते हैं। हरियाणी माए हरियाणी बहनें, हरियाते भागी भरिया है। ठीक है? ये गीत है जो माँ ने गाया था। ये गीत याद रखना, पूछा जा सकता है पेपर में। आगे है देसी स्त्रियाँ खिलखिला के हँस उठी, 3 पंक्तियाँ गा के माँ चुप हो गई। आगे है बरामदा तालियों से गूंज उठा, साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं कर रहे थे। सामनाथ की खीज, प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है? पंजाब के गाँव की दस्तकारी क्या है? सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओह! बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूँगा, आप उन्हें देखकर खुश हो जाएँगे। मतलब पंजाब की जो दस्तकारी या फिर जो हाथ की जो कलाकारी होती है, उसकी बात यहाँ पर चीफ कर रहे हैं। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं,
मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या? सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है क्या? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। फुलकारी होती है जो पंजाब में दुल्हन वगैरह जो चुन्नियाँ वगैरह ओढ़ती हैं, उनके ऊपर फुलकारी मतलब हाथ की ये कलाकारी की जाती है, उसको फुलकारी बोलते हैं, ठीक है? साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह-जगह के से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, "यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूँगा।" "माँ बना देंगी।" "क्यों?" "माँ साहब को फुलकारी बहुत पसंद है। इन्हें ऐसी एक फुलकारी बना दोगी ना?" माँ चुप रही, फिर डरते-डरते धीरे से बोली, "अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा? बूढ़ी आँखें क्या देखेंगी?" मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब को बोले, "वह ज़रूर बना देंगी। आप उसे खुश देखकर आप उसे देखकर बहुत खुश होंगे।" साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के-हल्के झूमते हुए खाने की मेज़ की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे-पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आँखें हट गई, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नज़रें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गईं। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आँखों में छल-छल आँसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार-बार उन्हें पहुँचती, पर वह बार-बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बाँध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिर आयु होने की प्रार्थना की, लंबी आयु होने की प्रार्थना की। कहते हैं ना, पूत कपूत लाइक होता है मतलब माँ पूत कपूत हो सकता है, लेकिन जो माँ है ना, वो कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, है ना? माँ हमेशा अपने बेटे की चिरायु, दीर्घायु या फिर उसकी हमेशा सलामती ही चाहती है। उसे वो अपने बेटे को शिखर पर देखना चाहती है हमेशा, है ना? चाहे उसका बेटा उसका कितना भी अपमान करे, कितना भी गालियाँ दे, कितना भी घर से निकाल दे, मारे-पीटे, कुछ भी करे, है ना? बार-बार आँखें बंद की, मगर आँसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही नहीं आ रहे थे। आधी रात का वक़्त होगा, मेहमान खाना खाकर एक-एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आँखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की स्तब्धता माँ सामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज़ें आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा ज़ोर से खटकने लगा। "माँ दरवाज़ा खोलो।" माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी, क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई? क्यों वह ऊँघने लगी? क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और काँपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़े खुलते ही सामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर लिया। "ओ मम्मी! ओ अम्मी! तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी!" मतलब अब माँ को गले से लगाकर बेटा खुश हो रहा है क्योंकि उसके चीप उससे प्रसन्न है इसलिए। माँ की छोटी-सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आँखों में फिर आँसू भर आ गए। उन्हें पहुँचती हुई धीरे से बोली, "बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। मैं कब से कह रही हूँ।" मतलब माँ अब इतना अंदर से थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। अब वो कह अपने बेटे से आराम से कहती है कि बेटा बस तुम अब मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं तुमसे कब से कह रही हूँ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और बच्चों तक भी क्लास पहुँचे। देखो आप लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का, है ना? बहुत मेहनत करनी पड़ रही तो प्लीज़ कम से कम सपोर्ट बनाए रखिए अपना। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उस उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट आई, है ना? मतलब जैसे ही माँ ने कहा कि तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, अब सामनाथ का झूमना बंद हो गया क्योंकि चीप को खुश हो गया था माँ से और माँ को तो फुलकारी बनानी थी चीप के लिए, है ना? क्या कहा माँ, ये कौन-सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था, बोलते गए, "तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन ज़िंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा?" मतलब अभी भी बेटा अपने सिर्फ़ मतलब के लिए माँ को रखना चाहता है। साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आँखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूँ, तुम कहीं और से बनवा लो, बनी-बनाई ले लो।
माँ तुम मुझे धोखा देके यूं ही चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी क्या? जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती हैं। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफ़सर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे-धीरे उनका झुर्रियों भरा मुँह खिलने लगा, आँखों में हल्की-हल्की चमक आने लगी। मतलब अपनी बेटे की तरक्की की बातें सुनकर ही माँ की आँखें चमकने लगी, तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूँ ही हो जाएगी, साहब को खुश रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़ी हैं। तो मैं बना दूँगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूँगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएँ करने लगी। और मिस्टर सामनाथ अब सो जाओ, माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। विशेष तथ्य इसमें क्या है? इस कहानी में मध्य वर्ग का खोखलापन एवं उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया है। कहानी का नायक है सामनाथ, जिसके बॉस उसके घर डिनर पर आने वाले हैं और इसी कारण वो अपनी माँ को छिपाना चाहता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये इम्पोर्टेंट है इसमें। ये कहानी एक अर्थ में प्रेमचंद की, अगर आपने कभी बूढ़ी काकी नामक कहानी पढ़ी होगी तो उसमें उसकी कहानी का ही ये अगला चरण है। ठीक है? ये ध्यान रखना। उसमें भी जो वृद्ध काकी, जो बूढ़ी काकी है, मतलब जो माँ है, उसको खाना भी नहीं दिया जाता, एक कोठरी में पटक दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। उस कहानी की तरह यहाँ भी एक दावत है, व उसमें भी एक दावत होती है, किंतु यहाँ मूल समस्या वृद्ध माँ के भूखे होने की नहीं है, उसमें भूखी थी, है ना? उसमें भूखे होने की थी, उसमें भूखा रखा जाता था, खाना नहीं दिया जाता था, दावत पूरे गाँव भर को खिलाई जा रही थी, लेकिन माँ के लिए नहीं दी थी दावत। दावत की तो बात छोड़िए, उसे सूखी रोटियाँ भी नहीं दी थी। तो भूखे होने की थी बूढ़ी काकी में, लेकिन इसमें बूढ़ी माँ को प्रस्तुत करने या ना करने की है। उसमें भूखे होने की बात नहीं है चीफ की दावत में, बल्कि खाना तो दिया गया है, लेकिन उसको प्रस्तुत करें या ना करें किसी के सामने, माँ इस अपमानजनक स्थिति से बहुत दुखी हैं, किंतु जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके फुलकारी बनाने से बेटे की तरक्की हो सकती है, तो वह अचानक खुश हो जाती हैं और बेटे के लिए मंगल कामना करती है। कहानी के अंत में बूढ़ी काकी की तरह बेटे या बहू का हृदय तो नहीं बदलता। बूढ़ी काकी में बेटे और बहू का हृदय बदल जाता है, किंतु सारे अपमान के बावजूद माँ का हृदय बेटे के लिए असीस ममता से भरा है। यही इस कहानी का सार तत्व है। बूढ़ी माँ स्वयं को अपमानित महसूस करती है, परंतु पुत्र की खुशी के लिए जैसा वह कहता है वैसी ही करती है। देसी स्त्रियां उन पर खूब हंसती हैं। आधुनिक परिवारों में वृद्धों की किस प्रकार उपेक्षा होती है, यही इस कहानी के केंद्र में है। आधुनिक दिखने की अभिलाषा में मध्य वर्गीय व्यक्ति प्रदर्शन प्रिय हो गया है। चीप की दावत पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को भी प्रदर्शित करती है। माँ का विशाल हृदय स्पर्शी ममत्व भी कहानी में स्पष्ट दिखता है। मुख्य पात्र इसमें हम अभी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ। श्यामनाथ है, मध्य वर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति है, जिसकी जीवन शैली में दिखावा बहुत ज्यादा है ना? पदोन्नति पाने के लिए चीफ को प्रसन्न करना चाहता है और बूढ़ी माँ को फालतू की वस्तु समझता है। बूढ़ी माँ है सामनाथ की अनपढ़ विधवा माँ है, जिसके पास पारंपरिक भारतीय माता माता का विराट हृदय है, पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है और अपने ही घर में निम्न दर्जे की चीज समझी जाती है। हड़ाऊ पहनती है और बीमारी की वजह से खर्राटे लेती है, जिससे आधुनिक पीढ़ी के सामनाथ को चिढ़ है। चीप से मिलने पर सकुचाती है ताकि उसका बेटा बुरा ना माने। बेटे की तरक्की के लिए कमजोर आंखें होने के बावजूद खुशी-खुशी फुलकारी बनाने को तैयार हो जाती हैं। फुलकारी पंजाब के गाँव की दस्तकारी का एक सुंदर रूप है। चीप सामनाथ के बॉस हैं, जिसकी वह खुशामद करता है। बहुत ही सरल और सहज सामनाथ की बूढ़ी माँ से प्यार से मिलता है। चीप के बावजूद उसे गाँव के लोग बहुत पसंद हैं। सामनाथ की माँ से गीत सुनने की इच्छा प्रकट करता है। गौण पात्रों में सामनाथ की पत्नी है, जिसमें भी दिखावटीपन का बोध है, पति की तरक्की के लिए खुशामदी में शामिल है। चीप की पत्नी अन्य देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र थी और बूढ़ी माँ स्वयं को अपमानित महसूस करती हैं। आगे है ये हम बता चुके हैं। प्रमुख उद्धरण वो मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, लेकिन फिर भी दिखा देती हूँ। जो प्रमुख पंक्तियाँ ज़्यादातर पूछी जाती हैं, इनको एक बार देख लेना। तो ये कहानी हमारी खत्म हो चुकी है, अब हम नेक्स्ट कहानी पढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आई हो तो भाई लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना, हाइप कर देना। और अगर आप इनके नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपको ये ई-बुक के रूप में भी ये सारे नोट्स आपको मिल जाएँगे केवल ₹179 में। एप्लीकेशन से उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और ये सारे नोट्स की पूरी बुक
यूनिट 6 से 10 तक आप घर तक मंगवाना चाहते हो तो आप घर भी मंगवाना चाहते हो मंगवा सकते हो और इसके अलावा हिंदी साहित्य के कंप्लीट नोट भी आपको आपके लिए अवेलेबल हैं किसी भी परीक्षा के लिए चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए।